ननद रानी, दीदी आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। वे वजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आप ही की उम्र की हूँ, मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। तान्या ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मनीषा चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या। भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई मनन की तरफ देखा इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नजरें तभी अपनी माँ जानकी जी से टकराईं। जानकी जी कातर नजरों से उसकी तरफ देख रही थीं। आखिर बोले भी तो क्या बोले। रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। मनीषा बेइज्जती का घुट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद मनीषा अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू तान्या का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया। वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया। पापा के सामने तो तान्या कुछ कह ही नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तान्या और मनन की शादी 2 साल पहले हुई थी। मनन की शादी के 3 महीने बाद ही मनीषा की भी शादी सूरज के साथ कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी मनीषा ससुराल से आती थी तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीजें बनाकर रखती थी। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, मनीषा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद मनीषा सिर्फ एक बार मायके आई थी। उसके बाद जब आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा है। ससुराल वालों ने नहीं भेजा। अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी, पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी, माँ चुप हो चुकी थी। अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियां भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियां नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियां इतनी घिसी हुई कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उससे रहा नहीं गया तो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियां रखी हुई थी। ये देखकर मनीषा ने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियां कहाँ गई। बेटा तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियां मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियां लेन देन में निकाल दी। पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियां थी। हाँ मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे मनीषा कुछ कह नहीं पाई। खैर शाम को उसकी सहेली ने उसे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। माँ से खूब कहा था, पर वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। जहां तक उसे याद था, शाम को जब वो गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था, मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। पर अब तो ये बातें मनीषा के गले से नहीं उतर रही थी। कुछ ना कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात उसे जल्दी समझ में आ गई जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उसकी बातें मनीषा ने सुन ली। अरे क्या बताऊं जीजी, ननद घर आई हुई है, ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या जरूरत है। सुनकर मनीषा का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिटी पिटी साड़ियां पहनती है। उसने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी, पर भाई कुछ बोलता नहीं। कितनी गलत बात थी ये। मनीषा ने रात को माँ से बात भी की। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह का झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे।
फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने ही उसको चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल है, वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है, ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो तुझे परेशान करेगा, कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर मनीषा ने कहा, भाभी मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौरी कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो कचौरी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाती। भाभी आप खिलाओगे तो माँ खाएगी ना, आपने परोसा ही नहीं तो कैसे खाएगी? कहकर मनीषा ने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ, कहकर मनीषा रसोई की तरफ जाने लगी तो तान्या बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस इतना कहना था कि तान्या ने मनीषा को उक्त सारी बातें सुना दी। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए, पर तान्या का पेट तो उससे भी नहीं भरा। उसने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांति पूर्वक आइए, बेवजह मेरे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने उड़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। तान्या की बात सुनकर मनीषा को गुस्सा आ गया। वो अपने बेटे को माँ की गोद में लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। मनीषा कहाँ जा रही हो? अचानक जानकी जी ने कहा। ये सुनकर तान्या बोली, जाती है तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है ये, और आपको इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जुबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं और यहाँ बेटी के लिए जुबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हो। तान्या ने बेशर्मी से कहा, नहीं भूली हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है, ये मेरा घर है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहूं तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहोगी किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ। मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मार कर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है, जानकी जी ने कहा। तो तान्या मनन से बोली, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है, उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती है और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए। कहते हुए मनन ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे तान्या कुछ कह नहीं पाई। आखिर मनन सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? आखिर प्रॉपर्टी के लालच में ही सही तान्या चुप हो गई। अब कई बार वो ये भूल जाती है तो मनन उसे याद दिला देता है। दोस्तों, पिता के जाने के बाद सारी जमीन जायदाद पर माँ का ही हक होता है। क्या पिता के जाने के बाद माँ का अस्तित्व खत्म हो जाता है? बहू बेटे यह क्यों नहीं समझते कि पिता के जाने के बाद माँ अकेली पड़ जाती है? उसकी पीड़ा को समझकर उसे अपने दिल से लगा कर रखना चाहिए, ना कि उसे दुख पहुंचाना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।